हेलो फ्रेंड्स, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो भौतिक विज्ञान की एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था। तो प्रकाश का परावर्तन खत्म हो चुका था वहाँ पर। अब यहाँ पे हमें निकालना था प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। तो प्रतिबिंबों की संख्या आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए दो प्रकार से निकालते हैं। नंबर एक, समरूपता वाला केस, सिमेट्रिक, और नंबर दो, असमरूपता, एसिमेट्रिक केस। ठीक, समरूपता का मतलब जब दो दर्पण, मान लो जब दो दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हों और उनके बीच कोई वस्तु बीचों बीच रखी हो, कोई वस्तु इन दर्पणों के बीच रखी हो, अर्थात इनके बीच का जो एंगल है वो वस्तु इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटती हो। मतलब 90 डिग्री है तो 45 डिग्री ये होना चाहिए एंगल और 45 डिग्री ये होना चाहिए। तो जो वस्तु दो दर्पणों के बीच के एंगल को बराबर दो भागों में बांटेगी तो वो केस कहलाता है समरूपता केस। असमरूपता वाला केस कि दो दर्पणों के बीच वस्तु कहीं पर भी रखी हो। क्या कहानी है कि वस्तु कहीं पर भी रखी हो, यहाँ पर रखी हो या यहाँ पर रखी हो, ठीक, बीच में नहीं होनी चाहिए। उस दर्पणों के बीच के कोणों को दो भागों में बराबर नहीं बांटनी चाहिए। तो इस स्थिति में असमरूपता में वस्तु कहीं भी हो सकती है। तो इसमें ये 30 डिग्री हो सकता है और ये मान लो 60 डिग्री है। तो इस केस में क्या होता है असमरूपता में, इसमें जो वस्तु इन दर्पणों के बीच के कोण को दो भागों में बांट दिए तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो समरूपता केस में जब भी वस्तु रखी जाती है तो ऐसी रखी जाती है कि उनके बीच के कोण बराबर हों। तो इसमें सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या है, ऐसे केस में वस्तु के प्रतिबिंब निकालने के लिए सूत्र है n = 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। तो इसके लिए सूत्र है n क्या, प्रतिबिंबों की संख्या, कोई भी n है, n = प्रतिबिंबों की संख्या। थीटा होता है जो दो दर्पणों के बीच का कोण है, 360 आपको लेना ही है, ठीक, और -1 करना है, ठीक। ये हो गया समरूपता के केस में। असमरूपता के केस में क्या है, n = 360 डिग्री अपॉन थीटा, इसमें माइनस नहीं होगा तो 360 डिग्री बटे थीटा। ये असमरूपता का केस के लिए ये फॉर्मूला और समरूपता वाले केस के लिए ये फॉर्मूला। अब इसमें जो समरूपता के केस में जो आंसर आएगा हमेशा विषम, सम और विषम दोनों स्थिति में आ सकता है, दोनों स्थिति में आ सकता है, ठीक। सम हो या आंसर, सम मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, या विषम हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो इस स्थिति में दोनों में आंसर आ सकता है। लेकिन असमरूपता में केवल विषम आंसर होगा, विषम उत्तर होगा, ठीक। अगर बाई चांस कोई केस ऐसा निकला कि उसमें उत्तर इसे काटने से सम आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, उसे विषम बनाने के लिए -1 कर देंगे। इसमें से क्या कर देंगे, -1, जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक। हमेशा असमरूपता में जो केवल उत्तर आता है वो विषम वाली फॉर्म में आता है। एक आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है केवल। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, ठीक। इसमें केवल सम और विषम आएंगे, उसमें केवल विषम विषम होगा, ठीक। तो इसी तरीके से हमें फॉर्मूला जो प्रतिबिंब की संख्या निकालते हैं वो दो तरीके से निकालते हैं, समरूपता, असमरूपता। समरूपता के लिए क्या फॉर्मूला, n = 360 बाई थीटा माइनस 1, और असमरूपता के लिए है 360 बाई थीटा। समरूपता में सम विषम दोनों तरीके से कंडीशन से आंसर आ सकता है, लेकिन असमरूपता में सिर्फ विषम आंसर ही आएगा। क्या आएगा, सिर्फ विषम ही आंसर होगा। तो
देखते हैं अब इस पर एग्जाम्पल करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ, दो दर्पण अगर दो दर्पण जिनके बीच 90 डिग्री का कोण है, तो इनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब, क्या लिखाने, प्रतिबिंब, टोटल प्रतिबिंब लिखाएंगे आपको। तो आपको पता है थीटा क्या है आपका 90 डिग्री, ठीक। फॉर्मूला क्या, समरूपता केस की वस्तु कहाँ रखी है, मध्य रखी है, बीच रखी है, ठीक। वस्तु कहाँ पर रखी है, बीच रखी है, ठीक। तो n इजिकल टू 360 बाई थीटा -1, तो 360 बाई 19 -1 बराबर 3 आंसर आ गया। तो n की वैल्यू समरूपता केस में क्या आ गई, 3, ठीक। अब ये कहानी होती असमरूपता की, ठीक। ये तो हो गया समरूपता, ठीक, इसे उतार सकते हो। और आगे देखते हैं, अगर ये कहानी होती असमरूपता की, तो असमरूपता की में क्या होगा, अगर दो दर्पण जिनके बीच 90 डिग्री का कोण है और उनके मध्य कहीं पर वस्तु रखी है, तो उनके मध्य कहीं पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो ये एसिमेट्रिक केस है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो डायरेक्ट क्या होगा 360 बटे 90। तो इस केस में कितना आ जाएगा आपका 936, 4 आ रहा है। अब मैंने बोला था जो आंसर होता है असमरूपता के केस में वो क्या होता है, हमेशा विषम होता है। असमरूपता वाला केस है, तो असमरूपता वाले केस में हमेशा जो आंसर होता है वो विषम होता है। तो विषम लाने के लिए -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 3 आंसर। तो ये क्या आ जाएगा, असमरूपता केस में क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अगर इनके बीच 0 डिग्री कोण हो, तो इनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब थीटा इक्वल टू क्या है आपका 0 डिग्री। अब समरूपता है, मध्य रखी है, तो n इक्वल टू आ जाएगा 360 बटे 0 -1, ठीक। फॉर्मूला क्या है, 360 बटे थीटा -1, ये फॉर्मूला। तो 0 से जो किसी संख्या को भाग दे देते हैं तो वो इन्फिनिटी में बदल जाती है, क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा, अनंत। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। क्या कोई अनंत नहीं, कोई पता ही नहीं है कि कितने प्रतिबिंबों की संख्या हो सकती है, ठीक, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे हो सकता है अगर दो दर्पण जिनके बीच 0 डिग्री ना बोलकर बोल दे एक दूसरे के समांतर है, दो दर्पण जो एक दूसरे के समांतर है उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। समांतर बोल दे या 0 डिग्री बोल दे, तो समांतर इस तरीके से होंगे दो दर्पण, तो इनके बीच रखी वस्तु, ठीक। तो ये निकालने हैं आपको प्रतिबिंब इस वस्तु के निकालने, ये समांतर भी है और 0 डिग्री पर भी है, ठीक। तो 0 डिग्री आपको याद रख सकते हो, जब दो दर्पण समांतर होते हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब हमेशा इन्फिनिटी होते हैं, अनंत होते हैं, ठीक, ज्ञात नहीं कर सकते। हमेशा आंसर यही होगा, या 0 डिग्री हो या वो दोनों दर्पण समांतर हो। लंबवत में आंसर 3 आएगा। और इसी तरीके से निकाल सकते हो आगे भी। आप अक्सर देखा होगा उदाहरण बढ़िया है इसका, सैलून, जहाँ पर आप बाल कटवाने जाते हो तो वहाँ पे जो सैलून में जो आपके फ्रंट पे क्या वो होता है, एक फ्रंट पे
एक फ्रंट पे शीशा लगा हुआ था और एक बैक बैक में होता है। तो वो दोनों शीशे क्या होते हैं, आपके समांतर होते हैं। ठीक, वो जब समांतर होते हैं तो उसमें आप देखते हो तो प्रतिबिंब एक के पीछे ऐसे बहुत सारे प्रतिबिंब तुम्हें दिखाई देते हैं, अपनी चित्र बहुत सारे दिखाई देते हैं। ठीक, तो वो ही क्या है, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, ये अनंत तक होते हैं, बहुत लंबी लाइन से चली जाती है। तो इस तरीके से जो 0 डिग्री का कोण होता है बीच में दो समांतर दर्पणों के बीच, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में वो यहाँ पे 120 कर दे, क्या करते हैं, 120 डिग्री का कोण है और मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो थीटा इक्वल टू 120। ठीक, तो n लगाना है तो 360 बटे 120 माइनस 1, तो 12×36 बराबर 2। तो समरूपता के केस में मैंने बोला है क्या सम भी आ सकती है संग उत्तर और विषम भी आ सकता है, तो आपका यहाँ पे क्या आया, सम आया, तो इसलिए ये आपका सही आंसर होगा। ठीक, और दूसरी कंडीशन, अब ये क्वेश्चन असमरूपता के रूप से बोल दे, फिर क्या आंसर होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे ए से हटाएगा, क्योंकि अगर दो दर्पणों के बीच जिनके बीच 120 डिग्री का कोण है तो उनके मध्य कहीं रखी वस्तु, तो इनके मध्य कहीं स्थित, क्या लिखे बनेगी लैंग्वेज, तो इनके मध्य कहीं स्थित वस्तु, तो इनके मध्य कहीं रखी वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात किए। तो थीटा बराबर 120 डिग्री और फॉर्मूला क्या है आपका, n इजिकल टू 360 बटे 120। ठीक, तो ये कितना काट रहा है, 3 बार, 12×36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर असमरूपता केस में कितना आंसर आएगा आपका, 3 आएगा। समरूपता केस में 2 आ रहा था, असमरूपता केस में 3 आ रहा था। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि असमरूपता के केस में हमेशा आंसर क्या होता है, विषम होता है। क्या होता है, विषम होता है। ठीक, तो इसी तरीके से समरूपता और असमरूपता का केस करेंगे। आगे चलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम प्रतिबिंबों की संख्या निकालते हैं। आप थीटा इजिकल टू 45 रख के कुछ भी रख के निकाल सकते हो, थीटा इजिकल टू 60 रख लो या थीटा इजिकल टू 30 रख लो, कुछ भी जिसका आपको आराम से कट जाना चाहिए 360। ठीक, थीटा इजिकल टू 90 रख लो, वो तो मैंने बता ही दिया। समरूपता भी रख के देखो, असमरूपता भी रख के देखो, तो सब तरीके से आप निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके थे। प्रकाश का परावर्तन क्या था, जब एक आपतित किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस हो जाती है, तो जैसे ये है चिकनी सतह है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम टकराकर वापस चली जाती है तो ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, इतना हमने पढ़ा था। अब क्या पढ़ना है हमें, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन के लिए हमें 2 चित्रों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण ठीक, आपतित किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। एक केस तो ये है जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। दूसरा केस क्या है, जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ये 2 केस बनते हैं इसमें। ठीक, एक में अभिलंब की तरफ झुक रही है, ये आपका नॉर्मल है, और ये जो सतह है ये पारदर्शी है, क्योंकि अपवर्तन जो होता है वो पारदर्शी सतह पर होता है और परावर्तन जो होता है वो अपारदर्शी सतह पर होता है। तो अपवर्तन के लिए हमें कौन सी सतह की आवश्यकता होगी, पारदर्शी की होगी। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ठीक, ये आपका एन हो गया, अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। ठीक, ये आपतित, ये नॉर्मल एन और ये अपवर्तित। तो इतनी बात आई समझ में। आपको पता है इसे क्या मानते हैं, आई, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, आई, आपतन कोण, और ये क्या होगा आपका आर, अपवर्तन कोण। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा आई, और यहाँ पे क्या होगा आर। परावर्तन के केस में मैंने क्या पढ़ाया था, प्रकाश के परावर्तन में, कि कोण आई इक्वल टू होता है कोण आर पे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे या तो आई बड़ा होगा या आर बड़ा होगा, इनमें से दोनों केसों में एक चीज बड़ी होगी। ठीक, तो आओ देखते हैं अभिलंब से अपवर्तित किरण दूर क्यों जाती है और क्यों उसकी तरफ झुकती है। अब बात आती है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, विरल और सघन में जो अंतर ज्ञात करते हैं वो, विरल और सघन माध्यम में जो अंतर ज्ञात करते हैं वो अपवर्तनांक से करते हैं। उस पदार्थ या उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है इस पर डिपेंड करता है। ठीक, दूसरी कंडीशन कह सकते हो, जिस पदार्थ का या जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा वो इतना ही सघन होगा। जिस पदार्थ का या जिस माध्यम का जितना अधिक घनत्व होगा वो इतना ही सघन माध्यम होगा। मान लो ये वायु है और यहाँ पे क्या है, जल है, तो वायु की अपेक्षा जल का घनत्व अधिक होता है, तो जल यहाँ पे किसका कार्य करेगा, सघन माध्यम का, वायु के लिए, और वायु जल की अपेक्षा विरल माध्यम का कार्य करेगी। और दूसरे केस में यहाँ पे है आपका जल मतलब सघन माध्यम और ये है वायु मतलब विरल माध्यम, सघन और विरल। इतनी बात आई समझ में। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब प्रकाश की किरण, जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो इस केस में क्या होता है, जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो किसके अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये पॉइंट आपको लिखना होगा, जब प्रकाश की किरण या आपतित किरण विरल माध्यम से, एक शॉर्ट पॉइंट में लिख सकते हो, विरल से कहाँ जा रही है, सघन जा रही है। ठीक, विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इतनी बात हुई क्लियर, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है, सीधी नहीं जाएगी, झुक जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे झुक रही है तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस में, फर्स्ट केस में क्या होगा, आई बड़ा होगा किससे, आर से, कोण आई बड़ा होगा किससे, कोण आई से। तो आपको यहाँ पे क्या इक्वेशन बनाएगी कि कोई कोण आई, आपतन कोण किससे बड़ा होगा, अपवर्तन कोण से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ज्यादा और यहाँ पे कम है। ठीक, और दूसरी बात, इसकी चाल भी घट जाएगी। इस स्थिति में प्रकाश की चाल घट जाएगी। चाल घटेगी। ठीक, क्यों घटेगी, क्योंकि वो अभिलंब की तरफ झुक गई। क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक गई। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल घटती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ती है, ये बात याद रखना। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट केस, जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुकेगी और कोण आई बड़ा होगा किससे, कोण आर से। इसलिए इस स्थिति में, अगली कहानी, इस स्थिति में प्रकाश की चाल घटेगी, इस स्थिति में प्रकाश की चाल घटेगी। अब दूसरा देखते हैं, ये तारना चाहो तो तार सकते हो। ठीक, चलो दूसरा केस है आपका
जब किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में। अब किरण कहाँ जा रही है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है। सघन मतलब जल से कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। तो इस स्थिति में जो किरण है वो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से हटेगी। ठीक, इस स्थिति में जो प्रकाश की किरण होगी, जो अपवर्तित किरण होगी, वो अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक, अभिलंब से दूर हटेगी तो आपको पता है फिर कोण आई छोटा होगा किसके, कोण आर के। कोण आई छोटा होगा किसके, किससे, कोण आर से। एक ये इक्वेशन बनेगी। और क्या होगा, चाल, प्रकाश की चाल घटेगी या बढ़ेगी, तो क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा केस क्या होगा कि, और इसमें क्या होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल बढ़ेगी। ठीक, ये क्या थे, प्रकाश के अपवर्तन। अपवर्तन दो तरीके से होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ आ जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि प्रकाश की चाल घट जाएगी और जो कोण आई है वो कोण आर से बड़ा होगा। दूसरी स्थिति, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इस स्थिति में जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर जाती है। यहाँ पे बहुत गैप हो गया, यहाँ पे कम है, तो अभिलंब से दूर जाती है। तो इस स्थिति में प्रकाश की चाल बढ़ेगी और कोण आई छोटा होगा किससे, कोण आर से। तो कोण आर यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक, आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आई होगी। और एक पॉइंट देखते हैं, इन्हें मिटा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दोनों के लिए नोट पॉइंट। प्रकाश का अपवर्तन में प्रकाश की आवर्ती और रंग, आवर्ती और रंग तो क्या है, प्रकाश के अपवर्तन में एक केस है, प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की आवर्ती और रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की आवर्ती और रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, सिर्फ प्रभाव किस पर पड़ता, चाल पर प्रभाव पड़ता। चाल या तो घटेगी या फिर बढ़ेगी। जब विरल से सघन में जा रहा तो चाल घटेगी प्रकाश की, और जब सघन से विरल माध्यम में जा रहा है प्रकाश तो चाल फिर बढ़ेगी। ठीक, विरल और सघन आप समझ सकते हो। विरल माध्यम और सघन माध्यम का जो पता चलता है उन माध्यमों के अपवर्तनांक से पता चलता। किससे पता चलता, अपवर्तनांक से। जिसका जितना अधिक अपवर्तनांक होगा वो दूसरे के लिए सघन का कार्य करेगा। जैसे वायु का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक एन से डिनोट करते हैं, वो है 1.0003। ठीक, और जल का जो अपवर्तनांक है वो है आपका 1.33 या 4/3। तो इसमें कौन सा ज्यादा, इन दोनों में से किसका ज्यादा अपवर्तनांक है, तो जल का। तो जल वायु के लिए सघन माध्यम का कार्य करेगा और वायु जल के लिए विरल माध्यम का कार्य करेगी। ठीक, तो इस स्थिति में जब वायु से जल में प्रकाश की किरण जाएगी तो जल में जाकर प्रकाश की किरण की चाल धीमी हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। जैसे कि आप समझ सकते हो कि जब आप पानी में दौड़ोगे, जब आप हवा में दौड़ोगे तो खूब तेज स्पीड से दौड़ोगे, लेकिन जब आपको पानी में दौड़ाया जाएगा तो वो तुम इतनी तेज चाल से नहीं चल सकते या दौड़ नहीं सकते। ठीक,
आगे चलते हैं। ये बात याद रखना कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम में या प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की आवर्ती और रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, अब एक नोट पॉइंट और है, प्रकाश के रंग पर आवर्ती का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के रंग पर आवर्ती का प्रभाव इफेक्ट पड़ता है। ठीक, ये बात याद रखना। ये जब आगे आवर्ती पढ़ाएंगे, अभी इसमें तो अभी शुरुआत है प्रकाश में। ठीक, जब आवर्ती पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि प्रकाश के रंग पर आवर्ती का किस तरीके से प्रभाव इफेक्ट पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रकाश की चाल अगला टॉपिक है हमारा, या फिर प्रकाश की चाल नहीं, अभी इसके नियम कर लेते हैं, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, वही पॉइंट है जो मैंने पिछली वीडियो प्रकाश का परावर्तन में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियो देखो, क्योंकि उसमें कुछ फैक्ट बताए थे। आई के बारे में मैंने वहाँ बताया था, आर के बारे में बताया था, तो वो वीडियो भी देखनी जरूरी है, तभी आपको कुछ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है साइन, जो स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम। दूसरा नियम फॉलो होता है स्नेल का नियम। तो इसमें क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू कॉन्स्टेंट, इजिकल टू क्या होता है आपका कांस्टेंट, नियतांक होता है। नियतांक कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक, साइन आई इजिकल टू साइन आर, दूसरा फॉर्मूला आपका ये है, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू एन, या साइन आई साइन आर इजिकल टू म्यू। ये दो संभावना हो सकती हैं, इनमें से तुम कुछ भी आ सकता है पेपर में, या तो एन दे सकता है इजिकल टू या म्यू दे सकता है। तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया था। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रकाश की चाल पर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश की चाल। ठीक, तो प्रकाश की चाल के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका v इजिकल टू एन लैम्डा, v इजिकल टू एन लैम्डा, या v इजिकल टू एफ लैम्डा। ठीक, v बराबर क्या है, प्रकाश की चाल एन या ऑब्लिक लैम्डा बराबर क्या है, एन या एफ इजिकल टू जो होगा आपका वो होगी आवर्ती। कुछ बुकों में ये दे रखा है। ठीक, आरआरबी जेई में भी आया था, ये फॉर्मूला था, ये आया था आरआरबी जेई 2019 में जो प्री पेपर हुआ था इसका, उसमें आया था। और मेन में जो आया था वो आया था एफ इजिकल टू
एम ए। सिर्फ यही आया था कि फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए होता है, एफ इजिकल टू एम अपॉन ए होता है। जिसकी फॉर्मूला पता होगी वो अच्छी तरीके से जानता होगा। ठीक, तो जेई में जो आया था ये क्वेश्चन आया था। ठीक, इस फॉर्म में भी, इसमें भी आ जाता है क्योंकि एफ बराबर एफ बराबर भी आवर्ती होता है। ठीक, और लैम्डा इजिकल टू होता है तरंग दैर्घ्य। लैम्डा इजिकल टू होता है तरंग दैर्घ्य। ठीक, ये पॉइंट तुम्हें याद रखने। इसमें से कुछ भी चीज़ दे सकता है आपको, आवर्ती दे सकता है, लैम्डा दे सकता है, चाल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और इसका मात्रक जो होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रकाश की चाल का जो मात्रक हो, चाल का तो पता ही है मात्रक क्या होता है आपको, मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी किस में मापते हैं, मीटर में, और समय किस में मापते हैं, सेकंड में। मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। आगे चलें, अब देखते हैं प्रकाश की चाल किस में अधिक होती है और किस में कम होती है। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है। अब ये निर्वात क्या है, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, बहुत से भाई बंधु जानते भी होंगे कि निर्वात क्या होता है। निर्वात वह चीज है, वैक्यूम वह स्थान है जहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, जहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक, तो उसमें सिर्फ प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा ही चल सकती है, ध्वनि नहीं चलती। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर यदि बम विस्फोट होता है तो वहां पर स्थित व्यक्ति को आवाज सुनाई क्यों नहीं देती, क्या कारण है। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाए तो वहाँ पे आवाज़ क्यों सुनाई नहीं देती, तो कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल, जिसमें ध्वनि अपना रास्ता बना सके, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो निर्वात में कितनी होती है, तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये 3 कंडीशन है। ठीक, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट का फर्क है, यहाँ पे किलोमीटर में, वहाँ मीटर में है। अब आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक, तो जब आपको घात यहाँ पे जब किलोमीटर से मीटर में बदलोगे तो यहाँ पे 3 घात ऐड हो जाएंगी, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 8। ये और ये वैल्यू सेम है, यहाँ पे 3 के पीछे अगर 5 जीरो लगा दोगे आप, इसका मतलब है 3 के पीछे 5 जीरो, तो इसका मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये होगी निर्वात में प्रकाश की चाल। और सबसे कम जो होती है प्रकाश की चाल वो होती है ठोस में। सबसे कम जो होती है प्रकाश की चाल वो होती है ठोस में। तो इसके लिए मैं और नोट पॉइंट लिखना है तुम्हें, प्रकाश से तेज कोई चीज नहीं चल सकती, प्रकाश से तेज कोई भी वस्तु नहीं चल सकती। किसी और की चाल इतनी नहीं है जो प्रकाश की चाल के से अधिक हो या बराबर हो। क्यों, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। सिर्फ आपका दिमाग ही इतना तेज चल सकता है जो एक बार में सोच सकते हो कि हाँ मैं 3 लाख किलोमीटर दूर चला गया, लेकिन प्रकाश से तेज कोई चाल, कोई वस्तु चल ही नहीं सकती। ठीक, ये पॉइंट बस बेसिक नॉलेज के लिए है। अगला पॉइंट है, तो प्रकाश की चाल के लिए मैं बता दूं कि इसमें सब कैसी है। तो निर्वात, आपको पता है निर्वात में सबसे अधिक है, फिर उसके बाद आता है, निर्वात के बाद है वायु में, वायु के बाद है द्रव में, और द्रव के बाद है ठोस में। अब ये मत कहना गैस कहाँ गई यहाँ पे, तो वायु क्या होती है, गैस होती है। तो वायु क्या होती है, गैसों का मिश्रण होता है। तो वायु किस अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में।
ठीक है, निर्वात के बाद गैसीय अवस्था मिलती है, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ये आपका प्रकाश की चाल का क्रम है, घटता क्रम। निर्वात में सबसे अधिक, इसके बाद वायु में, और इसके बाद द्रव में, और इसके बाद ठोस में। ठोस में कहने का मतलब प्रकाश की चाल सबसे कम मिलती है। और डिपेंड किसके पे करता है? इसके अपवर्तनांक पर, निर्वात का अपवर्तनांक पर, वायु के अपवर्तनांक पर, द्रव के अपवर्तनांक पर, और ठोस के अपवर्तनांक पर। जिसका जितना अधिक अपवर्तनांक होगा तो प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही कम होगी। निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, वायु का अपवर्तनांक मैंने बताया था 1.0003 होता है। तो इसलिए निर्वात में वायु से अधिक होती है। ये लगभग में ही होते हैं, लेकिन निर्वात में जो वायु की चाल प्रकाश की चाल होती है वो अधिक होती है। लेकिन न्यूमेरिकल जब करते हैं, जो अपवर्तनांक का न्यूमेरिकल आ जाता है, तो वहाँ पे वायु का अपवर्तनांक 1 मानकर सॉल्व करते हैं ज़्यादातर केसों में। ठीक, तो अब मैं अपवर्तनांक की बताऊंगा इन सभी को। ठीक, तो अगला पॉइंट है हमारा अपवर्तन। अगला पॉइंट क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। तो अपवर्तनांक वह चीज है, अपवर्तनांक से किसका पता चलता है? विरल माध्यम और सघन माध्यम में अपवर्तनांक अंतर क्लियर करता है। जो सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में जानकारी देता है। अपवर्तनांक विरल और सघन माध्यम, अपवर्तनांक विरल और सघन माध्यम के बारे में बताता है। सीधी सी लैंग्वेज है, देसी लैंग्वेज है कि अपवर्तनांक अधिक तो माध्यम कैसा होगा? सघन। अपवर्तनांक कम तो माध्यम कैसा होगा? विरल। ठीक, ये कंडीशन आई समझ में? तो यहाँ पे लिख सकते हो, अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा तो वह माध्यम दूसरे माध्यम के लिए सघन माध्यम का कार्य करेगा। ठीक, ये पॉइंट आप खुद ही लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा तो वह माध्यम दूसरे माध्यम के लिए, जिस माध्यम से उसकी तुलना की जा रही है, दूसरे माध्यम के लिए सघन माध्यम का कार्य करेगा। सघन माध्यम का कार्य करेगा। दूसरा पॉइंट, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा तो वह माध्यम दूसरे माध्यम के लिए विरल माध्यम का कार्य करेगा। तो वह माध्यम दूसरे माध्यम के लिए विरल माध्यम का कार्य करेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे कुछ अपवर्तनांक देख लेते हैं। नंबर 1 निर्वात का देखना, जो आपको याद ही करना। निर्वात का अपवर्तनांक होता है, ठीक, तो वो होता है आपका 1। इसके बाद आता है वायु। वायु का होता है 1.0003। ठीक, ये ALP 2018 में आ चुका है। ये क्वेश्चन ALP के फ्री में आ चुका है कि वायु का अपवर्तनांक होता है। कुछ बुकों में जो ALP ने माना था से इसको माना था, लेकिन कुछ बुकों में जो है अपवर्तनांक वो ये भी 29। ठीक, तो ALP ने जो मान रखा है वो अपवर्तनांक क्या मान रखा है अपन? ALP ने 1.003। तो आपके हिसाब से ये सही है, इसके बारे में कुछ नहीं जानना। वायु के बाद आता है जल। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, कह सकते हो 4/3। इसके बाद कांच, जो गिलास होता है, तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। ठीक, 1.5 होता है कांच का अपवर्तनांक, कहने को 3/2 भी कह सकते हो। इसके बाद आता है हीरा। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42।
हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। इसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का अपवर्तनांक होता है 3.9। कुछ और है अपवर्तनांक, जर्मेनियम और ग्लिसरीन। जर्मेनियम का अपवर्तनांक है 4 और ग्लिसरीन का 1.5। ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो निर्वात, वायु, जल, कांच और हीरा, ये 3-4 अपवर्तनांक आपको याद करने हैं। ये क्या करने हैं, आपको याद ही करने हैं। ठीक, तो समझ में आया? तो ये आपको अपवर्तनांक याद करने। निर्वात का हो गया 1, उससे ज्यादा किसका होता है, वायु का 1.003, जल का 1.33, कांच का 1.5, हीरे का 2.42। अब यदि वायु और निर्वात की बात करें तो निर्वात वायु की अपेक्षा विरल माध्यम का कार्य करेगा। निर्वात वायु के लिए विरल का काम करेगा और वायु निर्वात के लिए सघन का कार्य करेगी। वायु और जल को ले, वायु और जल की तुलना करें तो वायु जल के लिए विरल माध्यम का कार्य करेगी, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कम है, जल का अधिक है, और जल वायु के लिए सघन माध्यम कार्य करेगा। जल और कांच में, कांच जल के लिए किसका, सघन माध्यम का कार्य करेगा, और जल कांच के लिए विरल माध्यम कार्य करेगा। ऐसे ही हीरे में, हीरा कांच के लिए किसका, सघन माध्यम कार्य करेगा, और कांच हीरे के लिए विरल माध्यम कार्य करेगा। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो दूसरे के लिए सघन का, और जिसका कम होगा दूसरे के लिए विरल माध्यम का कार्य करेगा। अब अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सूत्र है, अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सूत्र है, आप इसे उतार सकते हो। तो उसके लिए मैं सूत्र लिख रहा हूं। किसी का भी अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सूत्र है, क्या है, n = C/V। n = C/V। n बराबर क्या होगा, अपवर्तनांक, क्या होगा, अपवर्तनांक। C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या है यहाँ पे C, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, और V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में क्या है और कौन सा माध्यम है, मान लो निर्वात में और माध्यम लगा रहे हो तुम वायु, तो इन दोनों का अपवर्तनांक आ जाएगा। ठीक, या फिर इसका फॉर्मूला एक और है, जो V का मान खोल रखा है, n = C/V बराबर क्या होता है, f लैम्डा। ठीक, V = f लैम्डा। इससे भी तुम अपवर्तनांक निकाल सकते हो। इससे भी क्या निकाल सकते हो, आप अपवर्तनांक निकाल सकते हो। ठीक, अब यदि इसे आप उल्टा कर दोगे इस फॉर्मूले को, तो प्रकाश की चाल है V = C/n। तो इससे भी आप अगर अपवर्तनांक दे रखा हो और निर्वात का अपवर्तनांक दे रखा हो तो प्रकाश की चाल भी निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, प्रकाश चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इससे इस फॉर्मूले से निकालेंगे V = C/n। माध्यम में, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने के लिए V = C/n, या फिर किसी भी माध्यम में, या किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे ये। ठीक, पर ये भी आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे V की वैल्यू क्या खोली है, f लैम्डा या n लैम्डा। n आपका यहाँ दे रखा है तो f लैम्डा आप यहाँ पे वैल्यू रखो V। ठीक, तो इस तरीके से हमने कुछ अच्छे पॉइंट देखे, अपवर्तनांक निकालना भी देखा, अपवर्तनांक भी देखा, और प्रकाश का परावर्तन आज एक टॉपिक क्या है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन वह है
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है। क्या होती है? विचलन होता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके आगे एग्जाम्पल है, ठीक, अपवर्तन के, वो हमें अगली क्लास में करेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे गिलास में पड़ा सिक्का या पानी में पड़ा सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर आभास होता है, वास्तविक गहराई से, या फिर किसी बाल्टी में पड़ी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। तो ऐसे एग्जाम्पल किसके हैं? अपवर्तन के हैं सर, किसके हैं? प्रकाश के अपवर्तन के। ठीक, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और जो भी कोई नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो अगली वीडियो में वो प्रॉब्लम आपकी क्लियर कर दी जाएगी। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के लिए सेंड करिए, शेयर करिए। तो थैंक यू।